तो चलिए आज के इस डीप डाइव में उतरते हैं। सभी फर्स्ट ईयर कोडिंग स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो आगे चलकर पूरे कोडिंग सफर की नींव बनने वाला है। हम बात कर रहे हैं बिग ओ कॉम्प्लेक्सिटी की। अगर अपने लिखे कोड को हमेशा स्केलेबल रखना है और बड़े से बड़े डेटा पर स्मूथली रन करवाना है, तो बिग ओ नोटेशन ही कोडर का सबसे बड़ा और आखिरी हथियार होता है। आज की इस चर्चा का सिलेबस बहुत ही सिंपल सा है। पहला, डिफाइनिंग बिग ओ नोटेशन। दूसरा, सिंप्लीफाइंग द मैथ। तीसरा, लीनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक टाइम। और चौथा, द एफिशिएंसी हायरार्की। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। 1. डिफाइनिंग बिग ओ नोटेशन, यानी वर्स्ट केस सिनेरियो को समझना। एक ऐसी सिचुएशन की कल्पना करते हैं, महीनों की मेहनत के बाद एक शानदार प्रोग्राम बनाया गया। जब उस पे 10 यूजर्स आते हैं तो वो मक्खन की तरह चलता है। लेकिन जैसे ही यूजर्स की संख्या 10,000 होती है, प्रोग्राम अचानक से क्रैश हो जाता है। बस यहीं पर एंट्री होती है बिग ओ नोटेशन की। ये एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क है जिसे हम कोड के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह समझ सकते हैं। ये हमें बताता है कि किसी भी एल्गोरिदम को पूरा रन होने में ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है, यानी उसका एब्सोल्यूट वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, ताकि हेवी लोड पड़ने पर सिस्टम फेल न हो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिथ दूर करना जरूरी है। शुरुआत में अक्सर लगता है कि बिग ओ हमें एग्जैक्ट एग्जीक्यूशन टाइम सेकेंड्स में बताता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोड बहुत क्लियरली समझाता है कि ये एसिम्प्टोटिक बिहेवियर मेजर करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जैसे जैसे इनपुट साइज, जिसे हम n कहते हैं, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ता है, वैसे वैसे रिसोर्सेज की डिमांड किस प्रोपोर्शन में बढ़ती है। ये एग्जैक्ट टाइम नहीं, बल्कि प्रोपोर्शनल ग्रोथ को मेजर करता है। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। 2. सिंप्लीफाइंग द मैथ, यानी एक्स्ट्रास को हटाना। फर्स्ट ईयर में थोड़ी बहुत मैथ एंग्जाइटी होना तो बनता ही है, लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन रूल मैथ का दर बिल्कुल छूमंतर कर देगा। रूल बहुत सिंपल है। जब भी बिग ओ कैलकुलेट किया जाता है तो लोअर ऑर्डर टर्म्स और कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को पूरी तरह से इग्नोर कर देना है। हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ उस डोमिनेंट ग्रोथ फैक्टर पर होना चाहिए जो आगे चलकर सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। आइए देखते हैं कि इस बड़ी सी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है। एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन से शुरू करते हैं। 3n² + 2n + 500। अगले स्टेप में फिक्स्ड कांस्टेंट 500 को उड़ा देते हैं, क्योंकि n के बहुत बड़ा होने पर इसका असर ना के बराबर होता है। उसके बाद वाले स्टेप में 2n जैसी छोटी पावर यानी लोअर ऑर्डर को भी ड्रॉप कर देते हैं, और आखिर में कोएफिशिएंट 3 को भी निकाल देते हैं। और देखिए नतीजा कितना साफ है। सिर्फ एक क्लियर और फाइनल नोटेशन बचती है, O ऑफ n²। एक मेसी इक्वेशन को बड़ी ही आसानी से क्वाड्रेटिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में सिंप्लीफाई कर दिया गया। यही तो है सिंप्लीफिकेशन का असली मजा। मैथ्स के इस फ्रेमवर्क में कुछ इसेंशियल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, जैसे रिफ्लेक्सिविटी, ट्रांजिटिविटी, सम रूल, प्रोडक्ट रूल और कांस्टेंट फैक्टर। इन एस्टैब्लिश्ड रूल्स की मदद से लॉजिक के अलग अलग टुकड़ों को सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करना और उन्हें एक साथ कंबाइन करना बहुत आसान हो जाता है। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल होते हैं सेक्शन 3 के साथ। 3. लिनियर वर्सेस क्वाड्रेटिक टाइम, यानी द कोड शोडाउन। अब सीधे कोड पर आते हैं और देखते हैं कि स्क्रिप्ट में लीनियर और क्वाड्रेटिक लॉजिक कैसा परफॉर्म करते हैं। जब एक सिंगल फॉर लूप यूज करके एरे को इटरेट किया जाता है तो वो एकदम तेज तीर की तरह काम करता है। ये है लीनियर ON। लेकिन दूसरी तरफ जब एक लूप के अंदर दूसरा लूप डाल दिया जाता है, यानी नेस्टेड फॉर लूप, तो वो एक भूल भुलैया बन जाता है। ये है क्वाड्रेटिक ON²। दिखने में शायद कोड की सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन लगती है, लेकिन परफॉर्मेंस के मामले में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। इन नंबर्स की शॉक वैल्यू पर जरा गौर करते हैं। अगर इनपुट साइज सिर्फ 20 एलिमेंट्स का है तो लीनियर लॉजिक चुपचाप सिर्फ 20 ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। लेकिन उसी 20 एलिमेंट्स के इनपुट के लिए उस नेस्टेड लूप वाले क्वाड्रेटिक लॉजिक को सीधे 400 ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। सोचकर देखते हैं, जब यही इनपुट साइज लाखों में होगा तो आखिर क्या तबाही मचेगी। अब पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करते हैं सेक्शन 4 में। 4. द एफिशिएंसी हायरार्की, द ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ स्केलिंग। अब छोटे कोड स्निपेट से थोड़ा बाहर निकलकर हायरार्की की पूरी तस्वीर पर नजर डालते हैं। ये लिस्ट बेस्ट केस से शुरू होकर वर्स्ट केस पर खत्म होती है। टॉप पर लॉगैरिथमिक है, जो किसी रॉकेट की तरह सुपर फास्ट है। पॉलिनोमियल तक आते आते एल्गोरिथम्स को जनरली एफिशिएंट ही माना जाता है। लेकिन एकदम बॉटम पर देखिए,
एक्सपोनेंशियल और फैक्टोरियल। बड़े डेटा सेट्स के मामले में ये स्ट्रक्चर्स कंप्लीटली इनएफिशिएंट और स्लो साबित होते हैं। इस कंपैरेटिव डेटा एनालिसिस टेबल को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ देखा जा सकता है कि सही ऑप्टिमाइजेशन कैसे कोड को बड़े स्केल पर जिंदा रखता है। जब n की वैल्यू 10 से 20 होती है तो शुरुआती कॉलम्स में नंबर्स ज़्यादा जंप नहीं करते, लेकिन आखिरी 2 कॉलम्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे बड़ा टेकअवे ये शॉकिंग नंबर है। फैक्टोरियल O ऑफ n अप्रोच में जब इनपुट का साइज सिर्फ और सिर्फ 20 होता है तो ऑपरेशंस की गिनती 2.4 क्विंटिलियन क्रॉस कर जाती है। जी हाँ, 2.4 × 10⁻18। एक नॉर्मल कंप्यूटर को अकेले इसको प्रोसेस करने में सालों लग जाएंगे। तो आज के सेशन से ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि बिग ओ कोड के लिए एक ढाल की तरह काम करता है। इन कॉन्सेप्ट्स को फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली बार जब डेटा सेट बड़ा होगा तो क्या लिखा गया लॉजिक स्केल करेगा या स्टॉल होकर वहीं दम तोड़ देगा? ये चुनाव एक अच्छे कोडर और बिग ओ की समझ पर निर्भर करता है। आज के इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कीप कोडिंग, कीप स्केलिंग।